जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो न्यूज़ है, आज से मेरा तात्पर्य है 8 जुलाई में जो द हिंदू के जो फर्स्ट पेज में हमें एक न्यूज़ मिलती है कि जो राहुल गांधी जी की जो याचिका थी जिसमें उन पे आरोप लगे थे, जो आधार था वो डिफेमेशन था। तो अंडरलाइन करेंगे डिफेमेशन। हम ये डिफेमेशन में आज चर्चा करने वाले हैं, इस पर एक मीन्स राइटिंग बनाएंगे। आइए पहले जो न्यूज़ है उसको समझ लेते हैं कि राहुल गांधी पे जो डिफेमेशन के चार्जेस लगे थे, वो जो माननीय उच्च न्यायालय है गुजरात का, उनकी जो याचिका थी उसको रद्द कर दिया है। अब प्रश्न है कि राहुल गांधी जी के ऊपर ये डिफेमेशन चार्ज क्यों लगा है, राइट। तो हमें न्यूज़ में दिखता है, एक इन्होंने टिप्पणी दी है। इन्होंने यहाँ पर, आप देखिएगा, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों हैं। सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह के स्टेटमेंट से जो राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है उस पर एक उंगली उठाई है, राइट। तो इस तरह के वाक्य जो कहे जाते हैं, चाहे वो मैं इस समय प्रधानमंत्री जी नहीं कहता हूँ, कोई अन्य आदमी भी है, यानी कि भारत का एक वो साधारण नागरिक है, उस पर भी अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं, कोई उसकी जो उसका एक स्वाभिमान होता है, जो समाज में उसकी एक इज्जत होती है, अगर उसके विरुद्ध आप कुछ इस तरह के वाक्य बोलते हैं जो आधारहीन है, यानी कि उसके पीछे कोई भी साक्ष्य नहीं है, तब आपके प्रति भी ये जो डिफेमेशन के जो चार्जेस होते हैं वो लगाए जा सकते हैं, राइट। तो आइए, यही हमारा मुद्दा है। अब देखिए राहुल गांधी जी ने क्या बोला है और क्या राजनीति चल रही है, वो हमारे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि डिफेमेशन जो है वो उससे संबंधित कानून क्या है, क्या ये संविधान के जो नियम हैं उसके विरुद्ध जाता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है। इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप क्या समझते हैं जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी जाती है उससे आप क्या समझते हैं, राइट। आगे है कि डज इट कवर द हेट स्पीच ऑल्सो, यानी कि जब आप किसी के लिए कोई भाषण देते हैं, क्या उसमें आप उस व्यक्ति के प्रति या उस संगठन के प्रति आप कोई नकारात्मक बातें कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं अनुच्छेद 19 हमें क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो इसका मतलब हम तो कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या इसमें जो नकारात्मक भाषण होते हैं क्या हम उसमें दे सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा था हमारा जो कीवर्ड है जो हमें समझना है वो डिफेमेशन है, और ये क्वेश्चन तो बात कर रहा है आर्टिकल 19 की। तो इसका उत्तर जानने से पहले हम इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेते हैं, और भारत की क्या स्थिति है इससे संबंधित वो भी हम देखते हैं, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज डिफेमेशन, ये पिक्चर से आपको दिख रहा होगा, एक दूसरे पे उंगली लगाना। आजकल यही हो रहा है, यही दिखता है समाज में। हर कोई जज बन चुका है, आपको जज करता रहता है हर मोड़ पे, राइट। और यहीं पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा एक व्यक्तिगत तजुर्बा है वो कहता है जिसने कानून पढ़ा है वो व्यक्ति आपको जज नहीं करेगा, जिसने कानून नहीं पढ़ा है वही व्यक्ति आपको हमेशा जज करता रहता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफेमेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें आप एक कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि किसी के बारे में कुछ बोलते हैं जो फॉल्स स्टेटमेंट होता है। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब होता है जो माफ कीजिएगा, आधारहीन होता है। आधारहीन यानी कि उसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। उदाहरण, मैं आपसे कहूँगा कि मैंने फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि मैं MCA क्वालिफाई हूँ, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो MCA है, तो मैं अपनी मार्कशीट भी तो दिखाऊंगा, राइट। मैं अपनी जो डिग्री है वो भी तो दिखाऊंगा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है इसे ट्रू कहते हैं। परंतु मैं कुछ भी बोल दूँ, ठीक है, और उसके पीछे मैं साक्ष्य नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, राइट। तो इसी को फॉल्स स्टेटमेंट कहते हैं कि आप किसी के प्रति कुछ ऐसी बातें करते हैं या ऐसा स्टेटमेंट आप दे देते हैं जो आधारहीन होता है, और वो कहीं ना कहीं जो डिफेमेशन होता है उसके श्रेणी में आता है, यानी कि एक अपराध है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए इससे होता क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में आधारहीन बातें करते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं, तो समाज में उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो उसका स्वाभिमान होता है उस पर ठेस आती है, राइट। उसका जो एक एटीट्यूड है, उसकी जो एक डिग्निटी है, उस पर कहीं ना कहीं आप एक नकारात्मक तरीके से उसको आघात पहुंचा रहे हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है।
अब देखिए इसका जरा ऐतिहासिक पहलू देख लेते हैं। ये जो डिफेमेशन है ये क्या ऐतिहासिक रूप से हमें दिखता है कहीं? बिल्कुल दिखता है। अगर मैं बात करूं रोमन लॉज और जर्मनिक लॉज, आप जानते हैं जो कानून की उत्पत्ति देखी जाती है, जैसे हम कहते हैं भैया ये जो शब्द है ये इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, इस तरह से, राइट। तो हमें ये पता चलता है कि जो कानून की उत्पत्ति हम कहेंगे वो कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर से हुई है, राइट, या यूरोपियन साम्राज्य से हुई है, इस तरह से हम देखेंगे। तो वहाँ पर भी ये दिखता है, नो डाउट। और यहाँ पर तो हालात ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति डिफेमेशन के चार्ज में पकड़ा जाता है तो उसको मृत्यु दंड देने का प्रावधान है। यानी कि इतना भयानक इसे माना गया है, राइट, किसी की प्रतिष्ठा से खेलना अगर वो आधारहीन है, राइट। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। अब हम भारत को देखते हैं, डिफेमेशन लॉज इन इंडिया। डिफेमेशन भारत में कैसा है? और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात मैंने हमेशा कही है कि जो अपराध होता है उसकी उत्पत्ति कानून करता है। यानी कि अगर हम कानून की कोई भी धारा पढ़ते हैं तो आप समझ जाइए हम किसी अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए यहां पर दो धाराएं आपने पढ़नी है आईपीसी की, और आईपीसी को पढ़ाने से पहले आप राइट साइड पिक्चर देखिए। ये है हमारे वह व्यक्ति जो एक लॉ मेंबर बनाए गए थे, जो हमारा पहला लॉ कमीशन बना था 1934 में, क्योंकि चार्टर अधिनियम 1933 से यह प्रावधान आया कि एक लॉ कमीशन, एक विधि आयोग गठित किया जाएगा। और इसीलिए एक वर्ष बाद यानी कि 1934 में एक विधि आयोग गठित किया गया जिसकी अध्यक्षता करी थी लॉर्ड थॉमस बैमिंगटन मैकॉले, और मैकॉले नाम से ये प्रसिद्ध है, राइट। तो जो आईपीसी की जो ड्राफ्टिंग करी है वो इन्हीं ने करी है। किसने? लॉर्ड मैकॉले, राइट। अब देखिए आईपीसी के बारे में ये भी याद रखिएगा, आईपीसी कब बन के तैयार हो गया? 1860 में, 1860। ये बात आपने याद रखनी है, बिल्कुल। आगे देखते हैं। तो जो आईपीसी की धारा 499 है, 499, और आईपीसी की धारा 500, ये दोनों जो व्याख्या करती हैं, जो डिफाइन करती हैं, वो किसको करती हैं? डिफेमेशन को। फर्क क्या है? 499 में ये बता रखा है, आईपीसी की धारा 499 में ये बता रखा है कि डिफेमेशन कैसे आप कर सकते हैं, किस तरह से आप डिफेमेशन के जो एक दायरा है उसमें आ जाएंगे, यानी कि आप अपराधी हो जाएंगे। और जो धारा 500 है आईपीसी की, उसमें इसके प्रति जो सज़ा का प्रावधान है या जो पेनल्टी है उसके बारे में बता रखा है। आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट दिए जाएंगे कि भैया कि अगर कोई डिफेमेशन होते हुए पाया गया है तो उस पर जो पेनल्टी है वो 6,000 रुपये की लगेगी, या कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे कि उसे जो कारावास है वो 4 वर्ष का होगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट आपको मिलते हैं जब आप प्री देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, राइट। तो प्री में इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो उसमें आपको टिक करना होता है कि सही है नहीं है, तो इसलिए बहुत ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है, ठीक है, या कहीं ना कहीं कुछ लिखता है या कोई साइन दिखाता है या विजिबल रिप्रेजेंटेशन देता है, जैसा बोलना किसी के बारे में, ठीक है, लिखना किसी के बारे में, अब लिखना से आप पत्र लेखन भी कह सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप भी कह सकते हैं आज के हिसाब से, आप उसको फेसबुक भी कह सकते हैं, कुछ भी, ट्विटर कुछ भी। किसी की भी प्रतिष्ठा को आप, किसी की भी प्रतिष्ठा पे अगर आप उंगली उठा रहे हैं और आपका उंगली उठाना आधारहीन है, यानी कि उसके पीछे कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप धारा 499 के तहत आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। और इसका एक और मतलब है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं और आपके पास आधार है तो लोकतंत्र उसकी स्वागत करता है, तब आप सेक्शन 499 में नहीं आएंगे, उसके दायरे में नहीं आएंगे अगर आपके पास आधार है, राइट, जिसे हम विसल ब्लावर कहते हैं, राइट। तो वही तो होता है, राइट। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो रेपुटेशन होता है एक इंसान का, एक उसका स्वाभिमान होता है, एक उसकी प्रतिष्ठा होती है, उस पर आप उंगली उठा देते हैं, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है, तो आदमी क्या होता है, मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है वो गलत कदम उठाए, राइट, इसीलिए इसका बड़ा ध्यान दिया गया। अब जो नेक्स्ट है सेक्शन 500। अब देखिए जब भी आप अपनी मेंस राइटिंग करते हैं, जब भी धारा लिखते हैं, धारा से संबंधित आपने, मतलब वो धारा का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो जरूर लिखना होता है, राइट। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि अगर मैं धारा 500 कह रहा हूँ तो इतने में ये स्पष्ट नहीं हो पाता ये धारा किसकी है। ये सीआरपीसी की भी धारा हो सकती है, ये आईपीसी की भी धारा हो सकती है, सीपीसी की भी धारा हो सकती है, राइट, किसी अन्य अधिनियम की भी ये धारा हो सकती है। तो कोशिश करिए कि जब आप मेंस में कोई भी धारा को कोट करते हैं तो उसको पूरा लिखिए, आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा
500, राइट। तो यहां पर 500 क्या कहता है कि अधिकतम उसको हो जाएगा 2 साल का कारावास। अधिकतम बोला मैंने, यानी कि 6 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, पर अधिकतम 2 साल का, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और उसको एक फाइन भी लगाया जा सकता है। फाइन के बारे में परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। फाइन मुन्ने का भैया आप पे लगेगा 10 लाख का फाइन, ठीक है। तो जो फाइन लगाया जाएगा उसको परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु जो इसमें कारावास है उसको परिभाषित किया गया है कि उसका अधिकतम सीमा है 2 वर्ष। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब देखिए यहां से मुझे क्या पता चल जा रहा है, यहां से मुझे ये पता चल जा रहा है जो डिफेमेशन है वो एक दीवानी मामला भी है, वो एक फौजदारी मामला भी है, क्योंकि जब 2 वर्ष का इस तरह का कारावास हमें दिखता है तो हमें ये पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक फौजदारी यानी कि क्रिमिनल मैटर में भी आ जाता है। और जिस तरह की इसमें फाइन वाली बात उठाई है तो हमें ये पता चलता है एक दीवानी मैटर भी है, ठीक है, एक दीवानी मामला भी है। यानी कि जो डिफेमेशन है इट कम्स अंडर बोथ दी डोमेन, दैट इज क्रिमिनल एज वेल एज सिविल। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो देखिए 2 वर्ष जो दिया है इसको हो सकता है 1 वर्ष कर दे स्टेटमेंट में, 3 वर्ष कर दें, तो अधिकतम 2 वर्ष है, 2 वर्ष नहीं है। अधिकतम 2 वर्ष और 2 वर्ष में फर्क होता है। तो आपने क्या लिखना है, कहां पर टिक करना है, अधिकतम 2 वर्ष अगर आप कोई प्री दे रहे हैं स्टेटमेंट बेस, और अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपने लिखना है अधिकतम 2 वर्ष, राइट। अब देखते हैं संवैधानिक कानून बनाम ये जो डिफेमेशन है यानी कि मानहानि का जो दावा होता है, इसमें क्या कोई टक्कर होती है। हमें दिखता है कि एक तरफ संवैधानिक नियम है और एक तरफ मानहानि है, क्योंकि बहुत सारी पिटीशंस ऐसी आई हैं, बहुत सारी याचिकाएं ऐसी हैं जिसमें अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए ये जो डिफेमेशन है, ये जो आईपीसी की धारा 499 और 500 है, इसके विरुद्ध याचिका डाली गई है। आधार क्या है कि भैया ये अनुच्छेद 19 जो कि एक मौलिक अधिकार है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, उसके विरुद्ध कार्य करता है। तो आइए देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें क्या टिप्पणी दी है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें लिखा जा रहा है, इट इज आर्ग्यूड दैट डिफेमेशन लॉज आर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। तो बहुत बार, जैसे कि मैंने बताया, इसमें बहुत बार आर्ग्यूमेंट हुए हैं, ठीक है, बहस हुई है कि भैया जो ये डिफेमेशन चार्जेस हैं जो आईपीसी की धारा 499 और 500 में है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 है, और अनुच्छेद 19 का भी क्लॉज 1, यहां पर मैंने क्या बोला, अनुच्छेद 19 का भी क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज ए है उसमें आपको दिखता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में आपको दिखता है कि आपको अभिव्यक्ति या व्याख्या करने की आज़ादी होती है, ये उसका उल्लंघन करता है। आइए अब देखते हैं, हमसे भी ऊपर कोई बैठा है, वो है सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए मेंस राइटिंग में खुद कोई टिप्पणी मत दीजिए प्लीज। आपने जो टिप्पणी देनी होती है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है वो टिप्पणी आपने देनी है, राइट। तो देखते हैं क्या है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द क्रिमिनल प्रोविजन ऑफ डिफेमेशन, देखिए नाम क्या गया, क्रिमिनल, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में आता है। डिफेमेशन आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, यानी कि ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है ये। कैसे? एंड आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट ऑफ द फ्री स्पीच, जो फ्री स्पीच दिया गया है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में। कैसे? देखिए इसको एक संवैधानिक तौर पे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी बोलता है वो एक इलॉजिकल बात नहीं बोलता है, जो भी बोलता है उसका जो स्रोत होता है वो संविधान में कहीं ना कहीं होता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज ए, उसका जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, वो मिलता है आपको 19 के क्लॉज 2 में, ठीक है। 19 के क्लॉज 2 में एक बात कही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि अगर मैं उनसे पूछता हूं कि जो अखंडता है वो संविधान में कब जोड़ा गया, अगर मैं ये पूछता हूं तो वो सीधे कहते हैं सर ये 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था तो 3 शब्द जोड़े गए थे, एक सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, और तीसरा इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता। अभी मेरा जो आपको समझाना है वो शब्द है अखंडता। तो वो कहते हैं कि 42वें संशोधन से अखंडता शब्द जोड़ा गया संविधान में। देखिए मैं आपको एक फैक्ट दे रहा हूं, आप इसको खुद अपनी जो बेरेक्ट है आपके पास संविधान की जो किताब है उसमें ढूंढिएगा कि जो 19(2) है, इसको जब आप पढ़ेंगे, जो अपवाद है 19(1)(a) का, उसमें एक शब्द है सोवरन जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, और एक जोड़ा गया है इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता जोड़ दिया गया था।
और ये जोड़े गए हैं 16वें संवैधानिक संशोधन 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट? 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1963 में, 1963 में हुआ था, याद रखेंगे। यहां पर लिख देता हूं, 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1963। इसमें जो हमारा आर्टिकल 19 है उसका जो क्लॉज 2 है उसमें ये इंटेग्रिटी शब्द जोड़ दिया गया था। तो मैं क्या समझा रहा हूं कि मैं ये समझा रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो अखंडता शब्द है या जो इंटेग्रिटी शब्द है वो संविधान में क्या 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था? नहीं, उससे पहले 16वां संशोधन हुआ था 1963 में, उसमें अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 में जोड़ दिया गया है। परंतु अगर उद्देशिका की बात करेंगे तो उद्देशिका में वो 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है, तो थोड़ा फर्क है, राइट, क्योंकि आपने मेंस लिखना है, छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान देना है, तभी आप मेरिट में आगे बढ़ेंगे, राइट। अब देखिए मेन मुद्दे पे आ रहा हूं कि अनुच्छेद 19 का जो क्लॉज 2 है वहां पर यह कहा गया है कि जब भी देश की संप्रभुता की बात होगी यानी कि सोवरेनिटी की बात होगी, अगर इंटेग्रिटी की बात होगी यानी कि अखंडता की बात होगी, तो जो आज़ादी दी गई है, जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में कि आपको आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, जो है बोलने की और अभिव्यक्ति करने की जो आपको आज़ादी है, उसको कम किया जा सकता है या उसको छीना जा सकता है कानून द्वारा, मतलब सरकार यानी कि राज्य के पास ये शक्ति होगी। अब उसमें साफ लिखा हुआ है और इसीलिए हमें जो डिफेमेशन है, डिफेमेशन क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। डिफेमेशन में क्या होता है, अगर आप कोई भी शब्द बोल रहे हैं या लिख रहे हैं जिसमें आप किसी की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध बोल रहे हैं जैसे माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है, मोदी जी के विरुद्ध बोला जा रहा है, राहुल गांधी जी द्वारा बोला गया था कि सभी मोदी जो होते हैं वो चोर होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि टारगेट किसको किया गया? प्रधानमंत्री जी को। अब देखिए माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री होने के नाते वो सरकार के मुखिया है, सरकार के मुखिया होने के नाते, और सरकार किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य का, और राज्य मतलब भारत, राइट। तो यानी कि किसकी प्रतिष्ठा, किसकी सोवरेनिटी, किसकी अखंडता पे उंगली उठाई जा रही है? भारत की। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डिफेमेशन है उसका जो स्रोत हमें दिखता है वो दिखता है अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 में। तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रद्द नहीं किया, डिफेमेशन को, राइट। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ जजमेंट हैं, मतलब ऐसे तो काफ़ी इसमें जजमेंट दिए गए हैं, क्योंकि डिफेमेशन के लिए कभी कभी ये भी देखा गया है, देखिए ये बात भी सत्य है कि जो सरकार है ये भी देखा गया कि डिफेमेशन के द्वारा उन्होंने कभी कभी व्यक्तिगत तौर पे इसका गलत इस्तेमाल किया है। मतलब जैसे किसी ने सरकार की आलोचना करी, मैंने बोला ना आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर विपक्ष का स्वागत किया जाता है, यानी कि लोकतंत्र तो जीवित तभी है जब आपकी आलोचनाएं हों, परंतु वो आलोचनाएं आधारहीन नहीं होनी चाहिए ना, उसके पीछे कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए, तभी तो हो आलोचना, तभी तो विपक्ष बैठा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, इसमें केसेस तो काफ़ी हैं, पर एक केस मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत पूछा जाता है, श्रेया सिंगल का केस 2015 का। ऐसा है, इसमें 2 लड़कियों को, जैसे ठाकरे साहब की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में, तो सब कुछ बंद कर दिया गया था, ठीक है। एक नेता है, दिग्गज नेता है, अपने बाहुबली हैं, तो उनका मृत्यु होती है तो पूरे महाराष्ट्र में क्या होता है, बंद घोषित कर दिया जाता। तो उसी में 2 लड़कियाँ हैं, अब उनका नाम लेना ठीक नहीं होता और आपने लिखना भी नहीं है, क्योंकि वो खाली एक्यूज्ड थी, उनको कन्विक्ट नहीं किया गया था, यानी कि एक आरोप लगा था, परंतु वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। तो जब आरोप सिद्ध नहीं होता तो हम कभी भी व्यक्तिगत तौर पे उनका नाम ना ही मीन्स में लिखते हैं और ना ही बोलते हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोलना है कि 2 लड़कियां जो थी वो जब ये बंद था तो वो घर में फंस गई थी, तो ऐसे उन्होंने अपने सोशल अकाउंट में कुछ लिख दिया, तो वो थोड़ा ऐसा था जो हो सकता है सही था, मतलब लड़कियां ही हैं, कॉलेज गोइंग है, अब कोई ऐसा थोड़ा था, कोई उद्देश्य थोड़ा था उनका कि, तो परंतु उसमें क्या हुआ, उनको सीधे गिरफ्तार कर लिया गया, ना ही उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था ना ही कुछ। तो इस तरह से हमें दिखता है कि राज्य क्या कर रहा था, ये जो डिफेमेशन के द्वारा कहीं ना कहीं कभी दिख रहा था कि व्यक्तिगत तरीके से एक गिरफ्तारी कर रहा था। तो इसी में क्या हुआ, जो एक एडवोकेट हैं श्रेया सिंगल, उन्होंने इस मुकदमे को जब देखा तो उन्होंने एक पेटिशन दायर करी सुप्रीम कोर्ट में, और
अब आप कहेंगे सर सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गई श्रेया सिंघल, है ना? एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसे थोड़ा पहुंचा जाता है, क्या ये मौलिक अधिकार का हनन था? बिल्कुल। श्रेया सिंघल ने क्या करा, श्रेया सिंघल ने जो आधार बनाया वो बनाया अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 को जब आप देखेंगे उसमें दिखेगा एक शब्द डिग्निटी, यानी कि जो जिंदगी है, जो लाइफ है आपकी, उसको ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जीना है, राइट टू लाइफ ही नहीं हो। राइट टू लाइफ का मतलब उसको और परिभाषित किया गया था मनेका गांधी केस। अब मैंने मेन का नहीं बोला क्योंकि इंग्लिश में वो मनेका होता है, ठीक है? तो यहां पर हम देखेंगे मनेका गांधी केस, मनेका गांधी केस। ये केस था 1978 का। 1978 में ये बात निकल के आई थी कि भैया जीने का मतलब ये नहीं सिर्फ जीना है, ऐसे तो जानवर भी जीता है, उसको चेन में बांधता है आदमी, है ना? जैसे आपने डॉग्स देखे होंगे, कुत्ते देखे होंगे, कैसा रखता है आदमी उसे, जीता तो कुत्ता भी है परंतु उसको चेन में रखा जाता है। ऐसे ही मतलब इंसान को अगर जीने का अधिकार है तो उसको चेन में रखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं, बात होती है मनेका गांधी केस से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भैया जीने का मतलब है, ह्यूमन के जीने का मतलब है कि डिग्निटी के साथ जीना। तो ये अनुच्छेद 21 में जो डिग्निटी वाला शब्द है कि लाइफ में जो डिग्निटी जोड़ी गई है, स्वाभिमान जोड़ा गया है, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। तो इसको आधार बनाकर, अब ये देखिए अनुच्छेद 21 को आधार बना के, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार का हनन है, तो अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 32 क्या है, आपको शक्ति देता है कि अभी कभी भी आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो छीने जाते हैं तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो जो श्रेया सिंघल है उन्होंने यही किया। इसके बाद जो स्टोरी ये है कि जो उनको जो गिरफ्तार किया गया था, जो बालिकाएं थी उनको फिर छोड़ दिया गया, ठीक है? और कहीं ना कहीं एक उन पे आरोप ये भी लगाया था कि जो IT एक्ट है 2000 का, उसकी धारा जो 66A थी उसके तहत उनको गिरफ्तार किया है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली है। तो इसीलिए ये जो सेक्शन 66A है उसको भी क्या कर दिया गया है, अब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब अब वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जो धारा 66A है किसकी है, IT एक्ट 2000 की, वो अब वर्तमान में हमें नहीं दिखती है, राइट? तो जिम्मेदार है श्रेया सिंघल, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, व्हाट हैपन्स इफ अ लॉ मेकर MP इज कन्विक्टेड, यानी कि जब कोई कानून बनाने वाला ही डिफेमेशन के चार्ज में दोषी पाया जाता है, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे, अब देखिए उसके लिए भी प्रावधान है, जो इस तरह के जो सांसद होते हैं जिनका काम है कानून बनाना, वो पाए जाते हैं तो उनके लिए क्या है। देखिए एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं RPA एक्ट 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। इसमें क्या है, इसका एक धारा है सेक्शन 8 का क्लॉज 1। सेक्शन 8 का जो क्लॉज 1 है, पहले याद रखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, सेक्शन 8 का जो क्लॉज 1 है ये अपने अंदर कुछ धाराओं को समाहित करता है। एक 153A को अपने अंदर लेता है और एक 171E को अपने अंदर लेता है और एक 171F को अपने अंदर लेता है। ये आपको यहां भी दिख जाएगा, ठीक है? ये 3 धाराओं को ये समाहित करता है अपने साथ। यानी कि अगर आप सीधे धारा 8(1) को समझना चाहते हैं तो आपको तीनों को समझना पड़ेगा, तब आपको धारा 8 का क्लॉज 1 समझ में आएगा। तो 153A क्या कहता है, जब भी कोई जो ये नेता होते हैं या जो सांसद होते हैं ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोगों के बीच नफरत पैदा हो रही है, राइट? लोगों के बीच, क्योंकि भारत में स्थिति क्या है, भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं और धर्मों में भी अलग अलग जातियां हैं, तो लड़ाना बड़ा आसान है। तो है ना, आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई नेता है वो इस तरह की बातें कर रहा है कि आपस में एक धर्म को लेके या जातियों को लेके कुछ लड़ाई हो, तो वो कहीं ना कहीं इसके दायरे में आएगा, 153 के दायरे में, ठीक है? और 171E कहता है कि कोई घूस लेते हुए, ब्राइबरी, राइट? और 171F कहता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जो एक होता है ना, जैसे कि होता है उन्होंने कहा सांसद है भैया, उसका एक वर्चस्व होता है, तो अपने वो जो वर्चस्व होता है आपका, तो उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी की प्रतिष्ठा को नीचा गिराने में, राइट? यानी कि गरीबों को दबाने में इस तरह का आप कर रहे हैं। जैसा कि हमें दिखता है वर्तमान में कि कितनी बार ये देखा जाता है, जैसे कोई DM SDM होते हैं जो इतना पढ़ लिख के आते हैं, तो ये देखा जाता है कि मंत्री साहब उनसे बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, इस तरह से, राइट? यानी कि उनकी प्रतिष्ठा जो है उस पर उंगली उठाते हैं, राइट? तो इस तरह का जो भी है मुद्दा, जो सारा का सारा मैंने जो आपको बताया वो आते हैं धारा 8 यानी कि सेक्शन 8(1) में, राइट? तो ये अगर आप पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध कहीं ना कहीं डिफेमेशन का चार्ज लगाया जा सकता है। और देखिए सेक्शन 8(3) 8(1) में तो हमने वो देखा, 8(3) क्या कहता है कि कहीं ना कहीं
2 साल का कारावास हो जाएगा, जो वही डिफेमेशन वाली बात है, ठीक है। 2 साल का इनको कारावास हो जाएगा, राइट। कम से कम, देखिए उसमें लिखा था अधिकतम 2 वर्ष का, इसमें लिखा है कम से कम 2 वर्ष का, यानी कि कानून बनाने वालों को तो ज़्यादा वो जो सज़ा है वो दी जाएगी। यहाँ कम से कम 2 वर्ष है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा जो सांसद नहीं है, तो वो तो आरपीए अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा, तो उसके लिए अधिकतम कितना है, जो हमारी आईपीसी की धारा 500 है वहाँ पर बता रखा है अधिकतम 2 वर्ष। परंतु जो कानून बनाने वाले लोग हैं, हमारे सांसद साहब हैं या जो विधायक हैं, परंतु यहाँ पर हम बात करेंगे अभी सांसद की, तो सांसद के लिए कम से कम है 2 वर्ष, तो इनको ज़्यादा मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं और फिर भी ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो सज़ा तो ज़्यादा होनी चाहिए। परंतु इसमें एक प्रावधान है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर किसी भी सांसद के विरुद्ध ये कार्रवाई चलाई जाएगी, मतलब वो लिप्त पाया जाता है, जो भी मैंने आगे की बातें आपको बताई थी, तो उनको निकालने से पहले उनको 3 महीने का एक तरह का नोटिस दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने का समय दिया जाएगा, आप अपने आप को निर्दोष साबित करो। तो वो 3 महीने में क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी एमपी है वो कहीं ना कहीं अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट, इसीलिए आपको क्या दिख रहा है, जो राहुल गांधी जी है उन्होंने गुजरात के हाई कोर्ट में अपील किया था। हालांकि अब हाई कोर्ट ने भी उन्हें मना कर दिया है, अब देखते हैं, अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वो जाएं इस तरह से, परंतु एज पर दी लॉ अगर हाई कोर्ट ने भी उनको मना कर दिया है तो अब उनको निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 महीने वाला समय याद रखिएगा, वही हमें दिख रहा है, उसी की वजह से राहुल जी कहाँ जा रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट में गए हैं और आज फैसला आ चुका है जो राहुल जी के पक्ष में नहीं है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, देखिए अब इसमें एक देखते हैं, जितना भी हमने पढ़ा उससे क्या पता चल रहा है, उससे ये पता चल रहा है जो डिफेमेशन लॉज होते हैं ये कहीं ना कहीं संवैधानिक भी है, क्योंकि मैंने बता दिया अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 2 जो बात करता है संप्रभुता और अखंडता की, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी शब्द को कब जोड़ा गया, 16वां संशोधन जो हुआ था 1963 में, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आधार जो ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये इसके पीछे आधार है, संविधान ने खुद क्या रखा है, ठीक है, कि आपका जो अनुच्छेद 19(1) का जो सब क्लॉज ए है, ए फॉर एप्पल, वहाँ पर अगर आपको अभिव्यक्ति और वाक की शक्ति दी जा रही है तो उसमें आप बाध्यता लगा सकते हैं, राइट। दूसरा है 71 ईयर्स, मतलब आज़ादी को लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और संविधान लागू हुए भी, राइट, एक ही बात है। तो वहाँ पर ये देखा जा रहा है, अभी तक समय समय पर जब भी ऐसे मुद्दे आए हैं तो हमारी जो माननीय न्यायपालिका है उसने ईमानदारी से इसमें काम किया है, और जहाँ पर भी बताया गया है ये गलत है, जहाँ पर ये देखा गया है कि जो सरकार है या जो राज्य है वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ पर हमारी जो एक गारंटर होती है मौलिक अधिकारों की, जो सुरक्षा प्रदान करती है हमारी जो न्यायपालिका है, वो हमेशा उसने एक ईमानदारी से काम किया है, राइट। तो यहाँ पर हमने न्यायपालिका की तारीफ कर देनी है, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि देखिए सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट 2000 किसकी वजह से खत्म हुआ, न्यायपालिका। तो इस तरह से अपने अपने मेंस राइटिंग में न्यायपालिका की तारीफ कर देनी है, राइट। अब देखिए है इतना पढ़ने के बाद क्या मैं जो हमारा क्वेश्चन था उसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेट्स सी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिल्कुल मैं हम लिखेंगे भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19(1) के क्लॉज ए में, सब क्लॉज ए में, 19 का क्लॉज 1 है, उसका सब क्लॉज ए में है ये, और इस यहाँ पर बता रखा है कि हमें आज़ादी है कि एक्सप्रेशन और स्पीच की, राइट, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कर सकते हैं वगैरह वगैरह, परंतु इसका अपवाद भी है अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 में। तो इस तरह से आपने, और बाकी जो डिफेमेशन है उसको भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि डिफेमेशन क्या कर रहा है, आपको कुछ भी बोलने से रोक रहा है, आप कुछ ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं जो एक जो भारत की संप्रभुता है और जो अखंडता है उसके विरुद्ध आप कुछ बोल पाए, राइट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। इसमें लिखा है डज इट कवर द हेट स्पीच ऑल्सो, नो। अगर आप हेट स्पीच बोलोगे तो डिफेमेशन के अंतर्गत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिफेमेशन कहाँ है, आईपीसी की धारा 499 और 500, और जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो सांसद टाइप के लोग होते हैं, जो कानून बनाते हैं, उनके लिए तो आरपीए एक्ट 1951 है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और कंक्लूजन में आपने क्या दे देना है, हमारे न्यायपालिका यानी कि जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसकी तारीफ करनी है। तो यहाँ से आपका ये मेंस तैयार। तो मैंने हमेशा कहा है कि एक अखबार से, खासकर अखबार भी आपके पास ऐसा होना चाहिए, द हिंदू को बहुत पूजा जाता है, उसका किसी भी टॉपिक से आप मेंस बना सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखते हैं कि अब हम बात करेंगे, देखिए ये हैं TAO प्रीमियम लेक्चर्स, राइट, जो सिर्फ आपको पढ़ेंगे अब मात्र 2999, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो 3 पेपर होने वाले हैं आपको पता है, तो उसके इंडिविजुअली हमारे पास टेस्ट सीरीज है,
और इसमें आप देखिए तीनों पेपर की आपके टेस्ट सीरीज है जो मात्र आपको 2999 की पड़ती है, राइट, क्योंकि पेपर भी नज़दीक आ रहा है। तो जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, पर्सनली आई एम सेइंग आप लीजिए टेस्ट सीरीज, राइट। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो मतलब ये तीनों टेस्ट सीरीज आपको मिलती है 7,999 प्लस इसमें गवर्नमेंट अकाउंट के जो चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन है फ्रॉम द 5th एडिशन, फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन, वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। स्टडी मटेरियल मतलब पूरा का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, राइट। और यहाँ पर आप देखिए एक आपके ऑप्शन ये भी है, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, केवल लेक्चर्स लेना चाहते हैं और स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हैं, तो ये मात्र आपको पड़ेगा 2,999 का मात्र, राइट। और ये देखें, ये इस तरह से हम जो कॉपी चेक करते हैं आपकी, ये इस तरह से मार्किंग देते हैं आपको फ्रंट कवर पे। और ये देखिए जो मोहित राठी जी का है, उनको मिले थे 72 आउट ऑफ 100 और आज देखिए कहाँ है, राइट। और इस तरह से मेंस राइटिंग होती है और देखिए इस तरह से चेक किया जा रहा है, देखिए बिल्कुल डिटेल में चेक किया जा रहा है, राइट। और जो भी गलतियां हैं उसको हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो ट्रेस करती है और आपको बताती है आपने यहाँ काम करना है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपने लॉगिन करना है, जिससे कि जो भी हमारे डेली अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन्स होती हैं, वो आप तक पहुँचाई जाती है। और आप जो भीड़ है, जो कॉम्पिटिशन है, जो मेरिट का ज़माना है, उसमें पीछे ना रहें, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।